वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूरोपियन जो है कंट्रीज़ इंडिया आई थी, यूरोपियन कंट्रीज़ किस तरीके से इंडिया आई थी। हमने देखा कि किस तरीके से उन कंपनीज़ को, उन कंट्रीज़ को कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया, इंडिया से निकाल दिया, कुछ छोटे मोटे इलाके दिए जहां वो रूल करते थे। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब अंग्रेज़ों ने, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब ब्रिटिशर्स ने बाकी कंपनीज़ को इंडिया से निकाल दिया, खदेड़ दिया, हरा दिया, बाहर कर दिया इंडिया से, तो इसने खुद इंडिया पे कैसे कब्जा जमाया। ठीक है, वही है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। किस तरीके से इंडियन टेरिटरीज़ को सब्जुगेट किया, अपने कब्ज़े में किया, और किस तरीके से इनका जो मकसद था पहले आने का वो था ट्रेड। ट्रेड हम करेंगे, लेकिन ट्रेड के साथ साथ ये पूरे इंडिया को अपने कब्ज़े में करेंगे। कैसे करेंगे वही आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे इंडियन स्टेट्स जो थी उनको सब्जुगेट करेंगे, कब्ज़ा करेंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, जो इंडिया था, इंडिया काफ़ी स्टेट्स में डिवाइडेड था। इंडिया जो है वो छोटी मोटी रियासतों में डिवाइडेड था। ठीक है, लेकिन उन सारी रियासतों में, उन सारे प्रोविंसेस में, उन सारी स्टेट्स में जो बड़े कुछ इलाके थे, बड़े प्रोविंसेस थे, वो था सबसे पहले बंगाल, फिर मैसूर, फिर मराठास का रूल सेंट्रल इंडिया में, फिर सिक्स का रूल नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जो हैं वो एक एक करके हराएंगे सबको। जैसे पहले बंगाल को अपने कब्जे में करेंगे, फिर मैसूर को अपने कब्जे में करेंगे, टीपू सुल्तान वगैरह, फिर मराठास को हराएंगे, फिर सिखों को हराएंगे, और ऐसे करते करते ये पूरे इंडिया को अपने कब्जे में करेंगे। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से करेंगे? बंगाल से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? ये बंगाल से। ठीक है ना, और बंगाल जो है, बंगाल से इनकी शुरुआत होगी। ठीक है, और तभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। और बंगाल को ये अपने कब्जे में करेंगे दो बैटल से। कौन कब्जे में करेंगे? ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बंगाल को ये दो बैटल से अपने कब्जे में करेंगे। वन वाज द बैटल ऑफ प्लासी एंड सेकेंड वन वाज द बैटल ऑफ बक्सर। इन दो बैटल से जो अंग्रेज लोग हैं ये बंगाल को अपने कब्जे में कर देंगे। ओके, तो बंगाल क्या था? इट वाज अ मुगल प्रोविंस। ठीक है ना, पहले तो मुगल प्रोविंस था, लेकिन फिर ये मुगल प्रोविंस से अलग होकर, अलग यानी कि प्रोविंस बनता है। पहले तो वहाँ गवर्नर हुआ करता था मुगल्स का, लेकिन फिर जब वो गवर्नर्स अलग हो जाएंगे मुगल से तो वो नवाब कहलाएंगे। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कि अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले बंगाल पे कैसे कब्जा किया। ठीक है, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और किस बैटल से किया, किन दो बैटल से? बैटल ऑफ प्लासी से, और किससे? बैटल ऑफ बक्सर से। ओके, तो ये काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, और अगर होगा भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फाउंडर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो फाउंडर था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो है वो जाना जाता है क्योंकि उसने बंगाल की बुनियाद डाली थी। ये मुर्शिद कुली खान जो है ये सबसे पहले जो मुगल प्रोविंस, मुगल एम्पायर का जो हिस्सा था बंगाल प्रोविंस, इसका गवर्नर बनता है। गवर्नर, और कब बनता है? 1717 में। 1717 में जो मुर्शिद कुली खान है वो क्या बनता है? गवर्नर। कहाँ का गवर्नर? बंगाल का। और बंगाल क्या था? मुगल प्रोविंस था। और इसको किसने बनाया था बंगाल का, बंगाल प्रोविंस का गवर्नर? दैट वाज फारुखसियार। लेकिन ये जो है वो बंगाल जो है ये रख नहीं पाता है मुगल्स के साथ, क्योंकि मुगल एम्पायर जो है वो औरंगज़ेब की मौत के साथ 1707 में जिसकी मौत हुई थी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और जब मुर्शिद कुली खान जो है वो बंगाल के गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, तो
कुछ सालों के बाद जो है वो मुर्शिद कुली खान बोलते हैं कि नहीं, हमें मुग़ल से कोई लेना देना नहीं है, तो हम बंगाल को एक अलग प्रोविंस बनाएंगे और आज के बाद हम गवर्नर वगैरह कुछ भी नहीं है, हम नवाब हैं। ओके, तो तभी जो है वो यानी कि जो मुर्शिद कुली खान है वो बंगाल को फाउंड करते हैं। ओके, जो बंगाल था ये सबसे अमीर प्रोविंस था इंडिया का। मतलब अगर हम देखें रेवेन्यू के एतबार से, एग्रीकल्चर के एतबार से, ट्रेड के एतबार से, तो यहाँ सबसे ज़्यादा होता था और ये सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था। कहाँ का? इंडिया का। अब देखो बाकी एरियाज़ भी थे, जैसे ऊपर हमने देखा मैसूर था या बाकी जो सेंट्रल इंडिया था या पंजाब था वगैरह, लेकिन उन सब से जो रिचेस्ट प्रोविंस था इंडिया का वो कौन था? बंगाल। ओके, तो तभी तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले वही नज़र जो है वो सबसे पहले वही तो उन्होंने फिर कब्ज़ा करना चाहा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? 1756 में जो सिराज उद दौला है वो नवाब बनते हैं। कहाँ के? बंगाल के। ओके, तो 1756 जो सिराज उद दौला है वो कहाँ के नवाब बनते हैं? बंगाल के। ओके, अभी जो हमने पीछे क्या पढ़ा था? एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स अपने पहले लेक्चर में। ठीक है ना, इसके पहले जो हमने बनाया था एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, है ना, याद होगा आपको एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। तो हमने पता है कि जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स ही किनके दरमियान थी? इंग्लिश और फ्रेंच, है ना। तो ये जो अंग्रेज़ लोग और फ्रांसीसी लोग थे ये लड़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने छोटी मोटी टेरिटरीज़ को कब्ज़ा किया था बंगाल में, साउथ इंडिया में। ये लड़ रहे थे उन्हीं पे साउथ इंडिया में, और कहाँ लड़ रहे थे? बंगाल में, क्योंकि बंगाल एक रिचेस्ट प्रोविंस था। फ्रांस जो है वो भी चाहता था कि नहीं, मैं ही जो है वो ट्रेड करूँ बंगाल में। अंग्रेज़ लोग बोले थे कैसे कैसे करोगे यार, हम भी तो यहाँ पे हैं, हम यानी कि पूरे इंडिया को या बंगाल को अपने कब्ज़े में करेंगे। तो ये इसी बात पे लड़ रहे थे। ठीक है ना। तो अंग्रेज़ लोगों को जब खतरा लगा कि नहीं, फ्रांसीसियों का भरोसा नहीं है, फ्रेंच लोगों का भरोसा नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी बंगाल में उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। उसको फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई क्या का क्या मतलब है? मतलब जो है वो किलाबंदी, चार दीवारी कर दी। जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी उसके आसपास जो भी प्रॉपर्टी थी उसके आसपास दीवारें बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको डर लगा कि पता नहीं फ्रांस हमला कर देगा तो यानी कि काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने जो है वो यानी कि बंगाल में जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी उसके आसपास फोर्टिफिकेशन करनी शुरू कर दी। ठीक है ना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फारूक सियार ने, अब याद करो जो शायद हमने पहला कि दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से आई, फिर कैसे इसको ट्रेड कंसेशंस मिले। ठीक है, और किस तरीके से यानी कि फरमान इशू किया था फारूक सियार ने 1717 में, जहाँ पे अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस दिए गए थे कि आप जहाँ भी ट्रेड करोगे आपको ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉइन्स को जो मिंट करवा सकते हो। वो तो आपको याद होगा, आप उस लेक्चर को ज़रा देख लेना। ठीक है, तो जो दस्तख्त या जो परमिट या जो भी कंसेशंस अंग्रेज़ों को मिली थी 1717 में, फारूक सियार ने जो दी थी पूरे इंडिया के लिए, वो अंग्रेज़ों ने मिसयूज़ करनी शुरू कर दी। ठीक है ना। अब यहाँ कैसे मिसयूज़ करनी शुरू कर दी कि अब बंगाल में जो रूल था वो तो नवाब का था। अब जो इजाज़त दी थी फारूक सियार ने कि आप इंडिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कोई ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, जब बंगाल ये गए ट्रेड करने के लिए, बंगाल के नवाब ने तो अब कहा, बोला भाई मैं तो गवर्नर नहीं हूँ, मैं तो नवाब हूँ, मुझे तो टैक्स चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ से क्या हुआ, ये जो मिसयूज़ कैसे कर रहे थे, ये ऐसे कि ये चीज़ें जो है वो काफ़ी सस्ते में बेचते थे और टैक्स से बच जाते थे। यानी कि जब भी बंगाल का नवाब इन्हें टैक्स मांगता था, ये बोलते थे कि देखो जी, हमें फारूक सियार ने जो है वो परमिट दिया है, दस्तक दी है, कंसेशन किया है कि हम टैक्स पे नहीं कर सकते। बंगाल का नवाब जो बोलेगा ना, बोलेगा भाई ये तो अब यानी कि मुगल्स का हिस्सा नहीं है, यहाँ तो हमारा रूल है। अगर तुम्हें यहाँ ट्रेड करना है, अगर तुम्हें यहाँ यानी कि जो कोई आइटम खरीदना है तो तुम्हें तो यानी कि ड्यूटी टैक्स पे करना है। तो अंग्रेज़ लोग जो है वो अपनी मनमानी करेंगे, तो जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि यहाँ से नवाब और अंग्रेज़ों के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो कन्फ्लिक्ट किस बात पे था कि भाई तुम लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो,
तुम लोग वो नहीं चला सकते हो बंगाल में जो फारूक सियार ने तुम्हें कहा था, ठीक है ना। तो याद रखिए, हम बात करें 1750s की, 1750s में बंगाल मुगल से अलग हो चुका था और कहीं ना कहीं यहाँ नवाब की चलती थी, ना कि मुगल एम्परर की। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब अंग्रेज लोगों ने बंगाल में, यानी कि इन्होंने नवाब को बाईपास करना शुरू कर दिया, नवाब के अगेंस्ट यानी कि जो है वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, नवाब को जो है वो पूछते ही नहीं थे, टैक्स पे नहीं करते थे, अपनी मनमानी करते थे। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो यानी कि अपने कब्जे में की थी बंगाल में, ट्रेड करने के बहाने से। तो जो नवाब था बंगाल का, सिराजुद्दौला, उससे ये बात देखी नहीं जाएगी। बोला यार ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो क्या करेगा, वो जहाँ जहाँ भी बंगाल में ब्रिटिशर्स की पोजेशंस थी, मतलब जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटेन जो है वो प्रॉपर्टी थी बंगाल में, वो उस पर अटैक करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। और कब करेगा अटैक? 16 जून 1756 में, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो नवाब था उसके पास काफ़ी फौज थी, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि उसके पास आर्मी थी। और अंग्रेज़ लोग तो अभी अभी इंडिया आए थे, बेशक काफ़ी टाइम हुआ था, लेकिन इंडिया में अभी तक उतने स्ट्रांग नहीं हुए थे। तो क्या हुआ, जब कन्फ्लिक्ट बढ़ गया नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, तो क्या हुआ, जो नवाब उठा और इसने 16 जून 1757 में अटैक कर दिया। कहाँ अटैक कर दिया? ब्रिटिश पोजेशंस पे। तो ब्रिटिश पोजेशंस कहाँ थी? बंगाल में ही। बोला तुम लोग इंडिया से, तुम लोग यानी कि जो है वो यूरोप से आओगे इंडिया, और इंडिया में बंगाल आओगे और जो है अपनी मनमानी करोगे, ये नहीं चलेगा इंडिया में, ध्यान रखिएगा। तो जब अटैक किया ब्रिटिश पोजेशंस पे, किसने? नवाब ने। नवाब कौन था? सिराजुल। कब अटैक किया? अटैक किया इन्होंने जून 16 17 जून 16 1756 में, ठीक है ना। तो अटैक करने के बाद यानी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया। फुल्टा एक रीजन है, ठीक है ना, वहाँ से खदेड़ा। और अंग्रेज़ लोग जो हैं वो भाग गए, क्योंकि नवाब जो है काफ़ी स्ट्रांग था, पावरफुल, उसके पास आर्मी थी। और अंग्रेज़ लोग जो हैं वो भाग गए, उनको रास्ता नहीं दिखा कि कहाँ से भागे, ठीक है ना। कुछ अंग्रेज़ लोग जो बच गए, मतलब जो नहीं भागे, ठीक है ना, जो पकड़ लिए नवाब की आर्मी ने, जहन में रखिएगा, उनको नवाब ने बंद कर दिया एक छोटे से कमरे में, एक सेल में, एक छोटे से कमरे में, ठीक है ना। और जो है वो कहते हैं कि 1 2 3 दिन जो है वहाँ बंद रखा, ठीक है ना, कोई खिड़की नहीं, ठीक है ना, कोई, यानी कि जो है वो एक छोटा सा रोशनदान होता जहाँ से हवा आती थी, तो यानी कि बंद रखा बिल्कुल, ठीक है ना। तो जिसे ब्लैक ब्लैक होल कहा गया, ठीक है ना। और इस ब्लैक होल में कहते हैं कि लगभग 100 ब्रिटिशर्स की मौत होने की हो गई थी। एक हिस्टोरियन कहते हैं कि लगभग 100 ब्रिटिशर्स की मौत हो गई थी। कहाँ? ब्लैक होल में। और ये ब्लैक होल क्या है? मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स को बंद किया था किसने? नवाब ने। नवाब कहाँ का? बंगाल का, जब अटैक किया था, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों ने वापस अटैक किया, लेकिन अंग्रेज़ लोग जो हैं वो जीत नहीं पाए, क्योंकि जो नवाब था वो काफ़ी स्ट्रांग था। उसके बाद क्या हुआ ये कि फेब 1757 में, 1757 में, अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो चालाक थे। अगर जब भी उनको कोई टाइम चाहिए होता था, या किसी जंग के लिए, या कोई किसी को हराने के लिए, तो वो ट्रीटी साइन करते थे, ठीक है। अगर आपने जो पहले वाले लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, तो फेब 1757 में अंग्रेज़ लोग जो हैं वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ, जो बंगाल का नवाब था, उसके साथ एक ट्रीटी साइन करेंगे। उस ट्रीटी का क्या नाम होगा? ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंग्रेज़ों को कंसेशंस दोबारा मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेज़ लोगों को भी पता चलता है कि भाई हम लोग जो है वो नवाब को ऐसे हरा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और इस ट्रीटी के साथ यहाँ पे अंग्रेज़ लोगों का असली चेहरा सामने आता है। मतलब ये, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी यहाँ से शुरू होती है। ये अब यानी कि इनको एहसास हो गया कि नहीं, जो नवाब है बंगाल का, या जो भी इंडियन रूलर है, हम इसे ऐसे नहीं हरा सकते। इनके पास फ़ौज भी है, हम तो जो है वो, हमारे पास तो इतनी फ़ौज भी नहीं है, और हम कहाँ से इतनी फ़ौज ब्रिटेन से लाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसी ट्रीटी के बाद, कौन सी ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इस ट्रीटी के बाद यहाँ ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। और कॉन्स्पिरेसी 2 तरीक़ों से, एक तो टॉक्स करेंगे ये, और दूसरा जंग की तैयारी करेंगे। और कौन सी जंग होगी? बैटल ऑफ
प्लासी। ओके, तो अब ये जहन में रखिएगा, अंग्रेज़ लोग यहीं से यानी कि जो है वो चाल चलेंगे अपनी, और ये किस तरीके से अपनी चालों में या अपने बुरे मकसद में कामयाब हो गए वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, बैटल ऑफ अली नगर के बाद जो है वो अंग्रेज़ लोग टॉक्स के ज़रिए जो है वो कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ठीक है ना। अब टॉक्स कैसे, अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि बंगाल के कुछ मुलाजिम, बंगाल का जो नवाब है उसके मुलाजिम कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उनको जहन में रखिएगा, उनके साथ वो बात करना शुरू कर देते हैं। बच्चों कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा तब जो इनका जनरल था वो था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव, शायद इससे पहले भी मैंने आपको ये किसी लेक्चर में कहा था, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था हेवन बॉर्न जनरल, हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है ना, हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा, ये देखेगा कि जो नवाब है उसका कौन कौन सा मुलाजिम है, मतलब जो लालची होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ मैंने यानी कि लिखे हैं, जैसे मीर जाफ़र, ये जो है मीर बख्शी था नवाब का, और मीर बख्शी का क्या मतलब है, मतलब कमांडर इन चीफ, मतलब जो भी फौज थी उस फौज का कमांडर कौन था, मीर जाफ़र, और उस का टाइटल क्या था, दैट वाज मीर बख्शी। और कौन था, मानिक चंद, और कौन था, अमीर चंद, और कौन था, जगत सेठ, और कौन था, खादिम खान। ये कुछ ऐसे लोग थे जो नवाब के काफ़ी करीबी थे, और जो नवाब था वो इन्हीं पे डिपेंडेंट था। मतलब देखो, अगर नवाब के पास फ़ौज नहीं होगी तो वो क्या करेगा, अब फ़ौज का कमांडर होगा तो कमांडर ही जो है वो तो नवाब को सारी खबर देता है कि फ़ौज क्या करती है वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, मीर जाफ़र के पास, ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से ये यानी कि जो है वो अपनी गंदी चाल चलेंगे और कैसे नवाब को हराएंगे, ठीक है ना, और कैसे बैटल होगी, मतलब प्लासी, और किस तरीके से जो है वो यानी कि वो बंगाल को अपने कब्जे में करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहा गया मीर जाफ़र के पास, ठीक है ना। तो मीर जाफ़र कौन था, मीर बख्शी को कौन था, कमांडर इन चीफ नवाब की आर्मी का, ठीक है ना। ओके, तो मीर जाफ़र को बोलते हैं, बोला रॉबर्ट क्लाइव के पास गए, बोला क्या हाल है, बोला मैं तो मस्त हूँ, ठीक है ना। मीर जाफ़र यानी कि कहेंगे, तो बोला तो रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी चालाकी का इस्तेमाल करेगा, बोलेगा अच्छा, बोला कितना कमा लेते हो मीर बख्शी से, मतलब कमांडर, बोला चल जाता है, दिन निकल जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव से कहेगा, बोला हमने सुना कि तुम नवाब बनना चाहते हो। तो रॉबर्ट क्लाइव ये जो है रॉबर्ट क्लाइव पूछेंगे उसे, मुझे हैरान होते, बोले तुम्हें कैसे पता, बोला नहीं हमें पता चल जाता है। बोला हाँ, बोला मीर जाफ़र कहेंगे हाँ मैं तो बनना तो चाहता हूँ, लेकिन काश कोई मेरी मदद के लिए आए। तो रॉबर्ट क्लाइव इसे कहते हैं, बोलते अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। किसने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने। किससे कहा, मीर जाफ़र से। मीर जाफ़र कौन था, मीर बख्शी, जिसके अंडर सारी फौज थी नवाब सिराजुद्दौला की। तो मीर जाफ़र खड़े हो गए, बोला ये ऐसा कैसे हो सकता है, बोला तुम बस हमारा साथ दे दो, बाकी नवाब हम तुम्हें बनाएंगे, ठीक है ना। तो मीर जाफ़र खुश हो गए, बोला यार क्या बात है, बोला मैं तो नवाब बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यानी कि ये ऐसे ही मानिक चंद के पास भी जाते हैं, बोला तुम्हें हमारा साथ देना है, ठीक है। ऐसे ही अमीर चंद के पास भी जाते हैं, जो कुछ मर्चेंट था, ये भी कोई ऑफिसर था कलकत्ता का, ठीक है। जगत सेठ था, ये भी कोई बैंकर था। खादिम खान था, ये भी एक जो है बड़ी आर्मी का जो है वो कमांडर था, ठीक है। तो इन सब को जो है वो ब्रिटिश लोग अपने फेवर में करते हैं, लालच देकर। बोला तुम्हें नवाब बना देंगे, बोला तुम्हें इतना पैसा देंगे, ठीक है ना। लेकिन नवाब को इन सारी बातों का पता नहीं था। तो ये सारे लोग, चाहे वो मीर जाफ़र था, चाहे वो मानिक चंद था, चाहे वो अमीर चंद था, चाहे वो जगत सेठ था, चाहे वो खादिम खान था, इन सब लोगों ने कैसे एक्ट किया, एज ट्रेटर। ट्रेटर क्या होता है, गद्दार। और इन्होंने नवाब की पीठ के पीछे छुरा भोंक दिया, क्योंकि नवाब को इन सब के बारे में तो पता था कि यार ये तो मेरे मुलाजिम हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था कि अंग्रेजों ने बातचीत के जरिए इनको अपने फेवर में किया है। ये ध्यान रखिएगा। अब जहन में रखिएगा, इस ट्रीटी ऑफ अली नगर के बाद किस तरीके से अंग्रेज लोग जो है वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं,
नवाब के खिलाफ। इनको पता था कि पहले जो जब नवाब ने अटैक किया, भाई हरा नहीं सकते हैं नवाब को ऐसे, नवाब जो है उसका तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इन सब लोगों को अपने फेवर में किया, और ये सारे लोग जो हैं वो गद्दार कहलाए, ठीक है ना। और इन्होंने नवाब के पीठ के पीछे छुरा भोंक दिया और उसके साथ गद्दारी कर दी, उसके साथ धोखेबाजी कर दी, ठीक है ना। तभी यानी कि जो मीर जाफ़र था, जो मीर जाफ़र है आज के दौर में, इसका एक टाइटल है जिसको जिसको हम बोलते हैं गद्दार हिंद, क्योंकि इसी इंसान ने नवाब को धोखा दिया। थे तो बहुत सारे, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन इस इंसान ने कुछ बड़ा ही धोखा दिया नवाब सिराजुद्दौला को, और तब ये इंसान क्या कहलाया, गद्दार हिंद, मतलब हिंदुस्तान का गद्दार, गद्दार हिंद। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वॉर की तैयारी कर दी, ठीक है ना। तो जब अंग्रेज लोगों ने पूरी बातचीत की, पूरी तरीके से तैयार हो गए, और नवाब को कहा कि आओ भाई अब हम लड़ते हैं जंग। नवाब ने कहा अच्छा, बोला तुम जंग लड़ोगे हमारे साथ, बोला तुम्हारी ये हिम्मत, तुम नवाब सिराजुद्दौला का यानी कि जो मुकाबला करोगे। तो जहन में रखिएगा, यानी कि यहाँ क्या हुआ कि यहाँ नवाब की भी फोर्सेस आ गई और अंग्रेज़ों की भी फोर्सेस आ गई। कहाँ मिली, प्लासी में। प्लासी एक जगह है बिहार, यहाँ बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ से एक साइड से जो है वो नवाब की भी आर्मी आ गई, दूसरे साइड से जो है वो अंग्रेज़ों की भी आर्मी आ गई। याद रखेगा, नवाब की आर्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब कहते हैं 30-35 हज़ार फौज जो थी वो नवाब की थी, और अंग्रेज़ों के काफ़ी ज़्यादा जो है वो फौजी थे, हंड्रेड्स में, ठीक है। लेकिन नवाब को तो पता था कि मैं इनको कुचल दूंगा। नवाब को ये नहीं पता था कि बैकग्राउंड में जो अंग्रेज़ों ने चाल चली है, यानी कि वो ये सब अंग्रेज़ों को पता, ये सब नवाब को पता नहीं था, ठीक है ना। तो मीर जाफ़र आगे आगे बोला, या नवाब चलिए हम अंग्रेज़ों को आज दिखा देते हैं ऐसे ही झूठी, ठीक है ना। तो जहन में रखिएगा, ये जो मीर जाफ़र था जब मैदान जंग में ये आए, ठीक है ना, तो मैदान जंग में आने के बाद यानी कि जो सिराजुद्दौला, तो उसने कहा था हम अंग्रेज़ों को कुचल देंगे। तो मीर जाफ़र उनसे कहता है कि आप ज़रा जाइए, हम संभाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप यानी कि आप मैदान जंग में नहीं रहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यानी कि जब जंग यानी कि जो है वो अब नवाब इंतज़ार कर रहे हैं कि जंग होगी, लेकिन क्या हुआ, ये कि सारे यानी कि जो है आर्मी थी नवाब की, तो उसने यानी कि हथियार डाल दिए, क्योंकि जो कमांडर था वो कौन था, वो तो यानी कि मीर जाफ़र खुद था, ठीक है ना। और जब यानी कि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को जो है वो वापस भेज देते, तो रास्ते में ही जो यानी कि उनका एक सिपाही, उनका अपना ही सिपाही सिराजुद्दौला को भी जो है वो यानी कि मार देता है। तो याद रखिएगा, तभी यानी कि जो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी है, ये यानी कि कोई बाकी बैटल्स की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें क्या हुआ, फौजी तो एक दूसरे के सामने आए, लेकिन ये वैसे नहीं लड़ी गई जैसे बाकी बैटल्स जो हैं वो लड़ी जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी कम लोग मरे, अरे थोड़ी देर झूठी मूठी लड़ाई की, उसमें कोई किसी को लगी, कोई मरा, ठीक है ना। लेकिन वैसे ये लड़ाई नहीं लड़ी गई जैसे कुछ यानी कि बाकी बैटल्स को लड़ा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस नवाब को मीर जाफ़र ने धोखा दिया, और बाद में इस नवाब को जो है वो अपना ही एक अपने कुछ साथी जो हैं, अपनी कुछ आर्मी इसको मार देती है। और जहन में रखिएगा, और जो नवाब है, जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र को नवाब के मरने के बाद, इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है वो नवाब बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये जो है वो कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये वो बैटल थोड़ी है कि जहाँ पे आर्मी जो है वो आपस में जो है आर्मी ने आपस में लड़ा नहीं, बल्कि इसमें क्या हुआ, आर्मी ने लड़ा ही नहीं, फिर भी अंग्रेज़ों ने ये बैटल जीत ली, क्योंकि अंग्रेज़ों ने काफ़ी चालाकी का इस्तेमाल किया, और इस चालाकी के इस्तेमाल से अंग्रेज़ों ने यानी कि पहली बैटल जीत ली, जिस बैटल का क्या नाम था, बैटल ऑफ प्लासी। और ये कब हुई, 23 जून 1757 में। और अंग्रेज़ लोग जो हैं वो कभी नहीं जीत पाते अगर अंग्रेज़ लोगों ने चालाकी का इस्तेमाल नहीं किया होता, अगर अंग्रेज़ों ने यानी कि जो है वो जो नवाब के जो ख़ास लोग थे उनको अपने फेवर में नहीं किया होगा, और अंग्रेज़ लोग कभी नहीं जीतते अगर
मीर जाफ़र, अगर मानिक चंद, अगर जगत सेठ, अगर खादिम खान जो हैं वो वफादार रहते किसके ताईं, नवाब के ताईं। तो याद रखिएगा, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, सिराजुद्दौला को अपने अपने ही जो इसके आर्मी मैन थे उनको मारा, और जिस तरीके से वादा किया गया था मीर जाफ़र को कि आप हम आपको नवाब बना देंगे, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी के बाद यानी कि जो मीर जाफ़र है इसे नवाब बना दिया जाता है। कहाँ का नवाब, बंगाल का नवाब। लेकिन ये वैसा नवाब नहीं बन पाया जैसे कौन था, सिराजुद्दौला था। ये नवाब तो बना, लेकिन कौन सा नवाब, पपेट नवाब, ठीक है ना। ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से मीर जाफ़र पपेट नवाब बना, और कैसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और किस तरीके से यानी कि बंगाल को अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में किया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके।